नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। और आज हमें राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल या गवर्नर। तो राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल की व्यवस्था राज्य के संदर्भ में है और ये राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी कि संवैधानिक प्रमुख होता है। साथ ही साथ राज्यपाल जो है ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। और सामान्यतः हम बात करें तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल हुआ करते थे वर्ष 1956 तक। लेकिन 1956 में संविधान का 7वां संशोधन हुआ और ये तय किया गया कि राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति नियुक्त हो सकता है। यानी कि जो अब राज्यपाल हैं ये एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है और उनका जो भी वेतन और भत्ता होगा ये दोनों ही राज्यों के बीच बांटा जाएगा। यानी दोनों ही राज्य मिलकर उनके वेतन भत्ते और जो भी उनके खर्च हैं वो वहन करेंगे। तो ये हुआ कि देखिए 1956 का जो 7वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत ये है कि कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और उनका जो भी वेतन भत्ता होगा दोनों राज्यों मिलकर उठाएंगे। और एक चीज़ ये भी है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ राज्यपाल के संदर्भ में एक चीज़ ये है कि ना तो इनको प्रत्यक्ष तौर से चुना जाता है ना ही अप्रत्यक्ष तौर से। जैसे कि प्रत्यक्ष तौर से विधायक या सांसदों को चुना जाता है और अगर अप्रत्यक्ष तौर की बात करें तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति को चुना जाता है वैसा राज्यपाल को नहीं चुना जाता, बल्कि इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और एक चीज़ और है बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्यपाल से संबंधित कि अनुच्छेद 163 ये बताता है कि राज्यपाल को थोड़ी सी कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं जो उनके विवेक के ऊपर होता है। अगर ऐसा हो कि राज्य में त्रिशंकु की स्थिति बन जाए, यानी कि किसी भी दल को जब समान मात्रा में वोट तो मिले हो लेकिन सीटों का निर्धारण ढंग से ना हो पाए, तो ऐसी दशा में राज्यपाल अपने विवेक के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, जबकि ये विवेकाधीन शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो हम राज्यपाल की बात करें तो जैसा कि आपको बताया कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि जब संविधान सभा की स्थापना हुई थी तो संविधान सभा में ये लोग चर्चा कर रहे थे कि राज्यपाल को जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए, कुछ लोग बोले, लेकिन संविधान सभा ने इस चीज़ को नकार दिया और उन्होंने ये कहा कि नहीं, बल्कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाना ही उचित रहेगा, जो वर्तमान में अभी चल रहा है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो उनका ये सोचना था कि अगर राज्यपाल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है तो ऐसी दशा में अब चूंकि राज्यपाल भी चुन के आएंगे, है ना, वोट के माध्यम से, और मुख्यमंत्री भी चुन के आएगा, तो ऐसी दशा में दोनों के बीच थोड़ी सी आपसी टकराहट हो सकता है और जिसके बुरे परिणाम हो सकते हैं देश के हित में नहीं होगा। इसीलिए राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और अब हम थोड़ी सी राज्यपाल के पद की अगर शर्त की बात कर लें कि मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यपाल के अगर पद की शर्तों की बात कर लें कि किस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान में सिर्फ दो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि कोई व्यक्ति, पहला जो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति में सिर्फ 2 योग्यताओं का होना आवश्यक है, इसके अलावा कोई भी योग्यता नहीं चाहिए। साथ ही साथ राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो अर्हता है यानी कि योग्यता है, इसकी जो संविधान की बात करें तो 157 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। यानी कि सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, पहला कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। साथ ही साथ अब इनके थोड़ी सी पद की शर्तों की बात कर लें, जिसके कि अनुच्छेद 158 में विवरण दिया गया है। तो हम अनुच्छेदों के बारे में बाद में बात कर लेंगे अलग से। तो पहले उनके जो पद की शर्तें हैं उसकी बात कर लें। तो पहला शर्त ये है कि राज्यपाल को न तो संसद का सदस्य होना चाहिए न ही विधानमंडल का सदस्य, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो
उसे सदन से उस तिथि से अपना पद छोड़ना पड़ता है जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। इसके अलावा जो राज्यपाल हैं वो किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकते। साथ ही साथ उसे बिना किराए का भवन, जिसे कि राजभवन कहा जाता है, वो उपलब्ध होगा। इसके अलावा वो संसद के द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। इसके अलावा यदि कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो ये उपलब्धियां और जो भत्ते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलाकर उनको प्रदान करेंगे। साथ ही साथ उनके कार्यकाल के समय उनकी आर्थिक उपलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ अगर हम इनके वेतन की बात करें तो 2008 में संसद ने इनका वेतन जो कि 36,000 था उसको बढ़ाकर 1,10,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। और राज्यपाल की अगर हम पदावधि की बात करें कि ये कब से कब तक रह सकते हैं, जिसका कि वर्णन अनुच्छेद 156 में किया गया है, तो ये कहा गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, लेकिन वो वास्तव में अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ग्रहण करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। ये बताया गया है कि वो 5 साल कि पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किए रहता है। इसके अलावा वो कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। साथ ही साथ राज्यपाल का जब समय अवधि समाप्त हो जाता है फिर वो तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि कोई दूसरा राज्यपाल निर्वाचित नहीं हो जाते। अब थोड़ी सी हम राज्यपाल की शक्तियों और कार्य के बारे में पढ़ लें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर राज्यपाल की हम शक्ति और कार्य की बात करें तो जिस तरह राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी और वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार राज्यपाल को भी ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन जहाँ राष्ट्रपति को कुछ कूटनीतिक शक्ति होती है, साथ ही साथ सैन्य और आपातकालीन शक्ति प्रदान की जाती है, तो ये सभी शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं होती, बल्कि इनके पास 4 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। हम उन पर चर्चा कर लें। तो पहला है कार्यकारीय शक्तियाँ, दूसरा विधायी शक्तियाँ, तीसरा वित्तीय शक्तियाँ और चौथा है न्यायिक शक्तियाँ। तो हम कार्यकारी शक्ति की बात कर लें तो जैसा कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक या कार्यकारी प्रमुख होता है, तो उस हिसाब से इसकी कार्यकारी शक्ति है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला ये है कि राज्य सरकार के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कार्य ये है कि वो इस संबंध में नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाए गए और जो कार्य निष्पादित आदेश हैं और अन्य सभी जो भी प्रपत्र हैं वो प्रमाणित होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, साथ ही साथ उक्त कार्य में मंत्रियों के आवंटन के लिए नियम बना सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 163 के तहत, अनुच्छेद 163 और 164 के तहत, क्योंकि देखिए 163 में ये बताया गया है कि मंत्री परिषद होगा उसको सहायता देने के लिए, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। और अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, है ना, ये कहा गया है। तो ये कार्यकारी शक्ति है, यानी कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। साथ ही साथ ये सभी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। और राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जिसके बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है। तो ये है। साथ ही साथ महाधिवक्ता का पद जो है ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। और राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है और उसकी सेवा शर्तें और जो कार्यावधि होता है उसको तय करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि जहाँ राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन
राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का कार्य उसी प्रकार से होता है जिस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन उनको राष्ट्रपति हटाता है, न कि राज्यपाल। तो ये ध्यान दीजिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसके अलावा राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रशासनिक मामलों या विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है, और ये भी है कि वो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। इसके अलावा राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होता है। साथ ही साथ राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। अब हम बात कर लें थोड़ी सी राज्यपाल के विधायी शक्तियों की। तो राज्यपाल राज्य विधानसभा का एक अंग होता है। अनुच्छेद 168 के तहत, जिसमें ये कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल का गठन, जिसमें प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल से मिलकर बनेगा। राज्यपाल और विधानमंडल, या फिर अगर विधान परिषद वाली जगह है तो उससे भी मिलकर बनेगा। यानी कि जहाँ पे 2 सदन है उन सब से मिलकर बनेगा। तो ये है कि राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। साथ ही साथ इसीलिए ये राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत यानी बुलाता है या सत्रावसान और विघटित करने का कार्य करता है। इसके अलावा विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले और प्रतिवर्ष के पहले सभा को राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। साथ ही साथ जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होता है तो विधानसभा के किसी भी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए वो नियुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयक या अन्य किसी मामले पर संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा वो राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं, अनुच्छेद 333 के तहत। इसके अलावा विधानसभा सदस्य की जो निर्भरता है या अयोग्यता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वो इसका निर्णय करते हैं। साथ ही साथ राज्य विधानमंडल जब कोई विधेयक पारित करता है तो उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं राज्यपाल के पास कि क्या करना है। देखिए, पहला तो विधेयक को स्वीकृत कर सकते हैं या उसे रोक सकते हैं, या विधेयक को विधानमंडल के पास दोबारा भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। और जब वो दोबारा भेज देते हैं विधेयक को वापस विधानमंडल में, और विधानमंडल जब वापस भेजता है फिर से राज्यपाल के पास, तो उनको अपनी स्वीकृति देनी होती है, या फिर वो इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। यानी कि विधेयक पर स्वीकृति देने के मामलों में ये अंतिम विकल्प के तौर पर जो विधेयक आता है इनको राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। और वित्त आयोग, साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करने का कार्य राज्यपाल के ही विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लें थोड़ी सी वित्तीय शक्तियों के बारे में, जो कि इस प्रकार हैं कि राज्यपाल ये सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। इसके अलावा धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है, और बिना राज्यपाल की सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। साथ ही साथ वो
किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है। इसके अलावा पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए उसके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब हम बात कर लें न्यायिक शक्तियों की, तो ये है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को जो कि जिसे सजा दिया गया हो तो दंड को क्षमा, उसका विलंबन, विराम या परिहार करने की, या दंडादेश के निलंबन, या जो भी उसको सजा है उसको कम करने का अधिकार है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो हैं ये राज्यपाल के द्वारा जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में राष्ट्रपति से विचार विमर्श करता है। साथ ही साथ राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण और उनको प्रमोशन का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इन नियुक्तियों में वो राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श करता है। अब हम राज्यपाल से जुड़े जो अनुच्छेद हैं थोड़ी सी उनकी बात कर लें तो देखिए, अनुच्छेद 153, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ये है ना, 65, फिर 175, 243 आई के, ये इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं। तो जिस पर हम थोड़ी चर्चा कर लें। देखिए, जो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 153, इससे पहले यानी कि राज्यपाल, जैसे कि भाग 6 में यानी संविधान का जो भाग 6 है उसमें राज्यपाल का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 53 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही साथ वो एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल की स्थिति के बारे में बताता है कि राज्यपाल एक राज्य का होगा। साथ ही साथ अनुच्छेद 154 में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के कार्यपालिक शक्तियों के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि जो भी कार्यपालिक शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल के पद में निहित है और जिन्हें राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग में लाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित बताया गया है, नियुक्ति से संबंधित बात कि राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 156 की बात करें तो इसमें राज्यपाल के पदावधि के बारे में बताया गया है, यानी कि राज्यपाल के पदावधि से संबंधित अनुच्छेद 156 है जो ये कहता है कि अपना पद जो राज्यपाल है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रख सकेगा और यदि उसे ऐसा प्रसाद उपलब्ध रहता है तो वह 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रह सकेगा और दोबारा भी चुने जाने योग्य होता है अनुच्छेद 156 के तहत। ठीक है, अब अनुच्छेद 157 की बात कर लें तो इसमें राज्यपाल बनने के लिए जो योग्यताएं हैं उसके बारे में बताया गया है कि राज्यपाल पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताओं के बारे में अनुच्छेद 157 में बताया गया है, जो कि सिर्फ 2 हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला, भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके बाद अनुच्छेद 158 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। ये बताया गया है कि राज्यपाल को किसी भी विधायी सदन का सदस्य नहीं होना होगा, साथ ही साथ ये लाभ के पद ग्रहण नहीं कर सकता और ऐसे वेतन भत्ते आदि मिला करेंगे जो कि संसद अधिनियम के द्वारा इनको अधिभारित करें। और ये बताया गया है कि राज्यपाल के वेतन और जो भत्ते हैं वो उनके कार्यकाल में कम नहीं किए जाएंगे, यानी कि सेवा शर्तों से संबंधित अनुच्छेद 158 है। जबकि अनुच्छेद 159 की बात करें तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के द्वारा लिए जाने वाले शपथ का वर्णन है और ये कहा गया है कि राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद का शपथ दिलाएंगे अनुच्छेद 159 के तहत। अनुच्छेद 160 की बात कर लें तो ये विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 जो कि इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों के लिए ऐसी व्यवस्था निर्धारित कर सकता है जो संविधान के उपबंधों में नहीं दिया गया है। मान लीजिए ये इस चीज़ से संबंधित है कि अगर सेवा के दौरान राज्यपाल की
मृत्यु हो जाती है तब क्या किया जाए, यानी कि ऐसे बातों का इसमें वर्णन दिया गया है जो कि संविधान में नहीं लिखा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 161 की बात करें तो ये राज्यपाल के क्षमादान शक्ति के बारे में है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमा, परिहार, निलंबन की शक्ति प्राप्त है और ये सभी उन मामलों के लिए हैं जो कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है, यानी कि जिस राज्य में वो राज्यपाल है वहाँ जो भी ऐसा कुछ मामला आता है ये सिर्फ उसके लिए कर सकते हैं, किसी दूसरे जगह के लिए नहीं। यहाँ पे ये ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर हम संघ की बात करें तो संघ में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को क्षमा, परिहार, निलंबन की समान शक्ति दी गई है और दोनों ही अपने स्तर पर कार्यपालिक शक्ति के विस्तार तक पूर्ण शक्तियाँ रखते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की ऐसी शक्तियाँ दो मामलों में ज़्यादा विस्तृत देखी जाती है। पहला, जब दंडादेश मृत्यु दंडादेश हो और जहाँ दंडादेश सैन्य न्यायालय के द्वारा दिया गया हो। तो जब मृत्यु दंड को राष्ट्रपति सामान्य कारावास में बदल सकता है और सैन्य मामलों में भी राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा प्रदान की जा सकती है जो कि राज्यपाल के मामलों में संबंधित नहीं है। तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल के क्षमादान शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। अब अनुच्छेद 163 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 163 जो है ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में है। ये बताया गया है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री होगा। और अनुच्छेद 164 की बात करें तो अनुच्छेद 64 में ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 165 की अगर हम बात करें तो ये राज्य के महाधिवक्ता की पद से संबंधित है, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जानकारी अनुच्छेद 165 में दी गई है। साथ ही साथ अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो 243 आई यानी राज्य के वित्त आयोग की स्थापना। इसके बाद 243 के तहत राज्य के निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में है जो कि राज्यपाल नियुक्त करता है। और इसके बाद है अनुच्छेद 316 जिसके अंतर्गत राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करती है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद अनुच्छेद 168 है जो कि ये बताता है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का एक अंग है। और अनुच्छेद 171 की अगर हम बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि जो विधान परिषद वाले राज्य हैं उनमें राज्यपाल कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। और अनुच्छेद 333 की बात करें तो इसके तहत ये है कि जो राज्यपाल है राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को सदस्य के रूप में मनोनीत राज्यपाल कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि आंग्ल भारतीय समूह निर्वाचन प्रक्रिया में इनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो इसके बाद अनुच्छेद 174 की बात करें तो इसके तहत राज्यपाल राज्य के विधानमंडल या मंडलों के सदन को आहूत करता है और उनको सत्रावसान करता है। इसके बारे में बताया गया है। ये इसमें क्लियर किया गया है अनुच्छेद 174 में कि राज्यपाल सदन को समय समय पर बैठक के लिए बुलाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि पूर्व के सत्र की अंतिम बैठक यानी कि पूर्व के सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक में 6 माह से अधिक का समय न हो। और ये भी बताया गया अनुच्छेद 174 में कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 175 की बात करें तो इसके तहत राज्यपाल विधानसभा को संदेश भेज सकता है और उसको अपने अभिभाषण के लिए बुला सकता है। इसके अलावा किसी ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि विधायी प्रक्रिया में लंबित हो या राज्यपाल उसे महत्वपूर्ण समझे तो उस 175 के तहत बुला सकता है। अब अनुच्छेद 176 की बात करें तो ये राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद है। और जब राज्यपाल क्या करता है विधानसभा को, और अगर वहाँ दो सदन हो यानी कि विधानसभा हो साथ ही साथ अगर विधान परिषद भी हो तो संयुक्त रूप से प्रत्येक नई विधानसभा के गठन के बाद और उसके पहले सत्र में विशेष भाषण देता है
ये अनुच्छेद 176 के तहत। इसके बाद अनुच्छेद 188 की अगर हम बात करें तो इसके तहत क्या है कि राज्यपाल सदन के नए सदस्यों को खुद या फिर अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सदस्यता की शपथ ग्रहण करवाते हैं। साथ ही साथ अनुच्छेद 192 की बात करें तो इसके तहत राज्यपाल किसी भी सदस्य की निर्भरता के संबंध में अंतिम निर्णयकर्ता के रूप में देखे जाते हैं। और अनुच्छेद 200 की अगर हम बात करें तो ये राज्यपाल के विधेयकों पर अनुमति प्रदान करने से संबंधित है, अनुच्छेद 200। और राष्ट्रपति के संबंधित में अनुच्छेद 111 है। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो विधेयक पर अपनी अनुमति दे दे, रोक दे, या फिर राष्ट्रपति के पास भेज दे। यही ऑप्शन रहते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 202 की बात करें तो इसके तहत वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से ही सदन में रखा जाता है। तो अनुच्छेद 202 राज्य के बजट के बारे में विवरण देता है। अनुच्छेद 213 की बात करें तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के अधिकार के बारे में बताता है। और 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। साथ ही साथ ये था राज्यपाल और उससे संबंधित अनुच्छेद, साथ ही साथ उनकी शक्तियाँ और कार्य। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।